हेलो एंड वेलकम टू हिमिदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंद एस कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, और मैंने अपना ग्रेजुएशन पीजीआई चंडीगढ़ से किया है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ नी रिप्लेसमेंट, टीकेआर या नी ऑर्थोप्लास्टी जिसे बोलते हैं। कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है, ये आज हम बात कर रहे हैं। नी सर्जरी के कुछ इंडिकेशन होते हैं, क्यों करवाते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट तो ये लाइफ स्टाइल सर्जरी है, तो आपके ये लाइफ को बेहतर बनाने का एक तरीका है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है गुड्डे में, आपकी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत सीवियर है, आपके कार्टिलेज ख़राब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, आपके दोनों गुड्डों में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, आप अपने घुटने मोड़ नहीं सकते, खड़ा नहीं रह सकते लंबे समय तक, चल नहीं सकते आप लंबे समय तक, आपके अपने एडियल्स में, एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग्स में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, आपको पास में हेल्पिंग हैंड नहीं है, आपको सारा काम खुद ही करना होता है। आप इस केस में टीकेआर ऑप्ट कर सकते हैं। आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास में जाएंगे, सारा डिटेल्स बताएंगे उनको कि सर मेरे को ये तकलीफ़ है, वो आपको बता देंगे कि हाँ आप सर्जरी की इंडिकेशन है कि नहीं है। सर्जरी जब भी आप करवाएं तो किसी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन से करवाएं, अच्छे सर्जन से करवाएं जिनके पास में प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव और पोस्ट जो केयर है, रिव्यू है, वो बहुत अच्छा हो। बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल सर्जरी है। वो जो इम्प्लांट डाला जाता है आपके घुटने में, नी में, वो आपके साथ में रहेगा, लाइफस्टाइल के तरह से लाइफ टाइम रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी तकलीफ़ में आएँ तो आप उसी सर्जन के पास में जाएँ जिसने आपका रिप्लेसमेंट किया है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश तो यही करेंगे कि आपकी रिव्यू ईजी हो जाए, क्योंकि आपकी पुरानी बातों को फिर किसी और पर नहीं डाला जाए। ओके। अब फिजियोथेरेपी का क्या रोल है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप सर्जरी करवाएं तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें, अगर आप किसी को जानते हैं तो। अगर किसी से आपने ट्रीटमेंट पहले लिया हुआ है तो, आपके घर में अगर किसी ने पहले से ट्रीटमेंट लिया हुआ है तो आप उस फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें। उनसे मिल करके आप प्री ऑपरेटिव केयर ज़रूर लें। अगर आपको गोडा रिप्लेस करवाना है तो उससे पहले कुछ खास फिजियोथेरेपी टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, एक्सरसाइजेज हैं, जिससे आपका लोअर बैक, आपके गोड्डे और उसके आसपास के जो मसल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। आपके घुटने में जब तकलीफ़ होती है, चाहे आपको एक गोडा रिप्लेस करवाना हो, चाहे दोनों करवाना हो, अगर एक में करवाना हो तो दूसरा भी कभी न कभी ख़राब हो जाता है, तो आप उसके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें और उस घुटने को बेहतर कर दें। जिसमें सर्जरी करवाना है उसका तो ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉर्मिटी में ना हो, आपकी वो स्किन, आपका मसल्स, आपके जॉइंट्स हेल्दी हो जाएं। सर्जरी करने के बाद वो इतनी तकलीफ़ में ना आए कि वो सीधा ही ना हो। कोई डिफ़ॉर्मिटी है, आपके बेंगे हो गए हैं पैर, घुटने, तो डॉक्टर उसको करेक्शन कर देगा। इसके साथ में आप फिजियोथेरेपिस्ट से भी डिस्कस करें, तो बहुत सारे इम्प्लांट होते हैं, ऑर्थोसिस होते हैं, जो आपको लगाते हैं। जो इम्प्लांट लगता है उसे प्रोस्थेसिस बोलते हैं, जो आपके घुटने के अंदर में लगता है। ये भी एक डराने वाली बात होती है कि टीकेआर का मतलब है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो हमने पूरे घुटने को ही वहाँ से काट कर निकाल दिया, तो सर्जन ऐसा नहीं करते। एक तरह से पार्ट ऑफ, पार्ट नहीं बोलते, पार्ट भी नहीं बोलूँगा, ये बोल सकते हैं, उसकी उसकी रीफर्निशिंग की जाती है। सपोज कि कोई एक आपका टेबल है, टेबल के ऊपर में कुछ गंदगी जम गई है, तो उस गंदगी को आप ऊपर से बाहर से निकाल देते हैं, कचरे को, और उसके ऊपर से एक अच्छा सा पेंट या लेमिनेट कर देते हैं। तो पेंट तो नहीं है, ये एक लेमिनेट है, जो ऊपर से एक स्ट्रक्चर चिपक जाता है आपके घुटने के ऊपर, जो बहुत ही बेहतर काम करता है। आज के समय में बहुत ही एडवांस सर्जरी है ये, और इसका सक्सेस रेट मैंने बताया है लगभग 90-95% है। और जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर करवानी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बहुत अच्छी इनिशिएटिव ये है कि उन्होंने अपर लिमिट, मैक्सिमम जो कॉस्ट है उसको उन्होंने कैपिंग दे दी है कि आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते इंडिया में किसी भी पेशेंट से। तो इसके तरफ से भी मुझे लगता है कि 15 से 20% का जो पेशेंट का जो इस तरफ रुझान है बढ़ गया है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ना चाहते हुए भी सर्जरी रिकमेंड कर दिया जाता है। वो चाहें तो अपने थोड़े से 10 साल और बिना सर्जरी के ही चला लें, विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, और खुद के योगा करके, खुद से सेल्फ एक्सरसाइजेज करके उसको चला सकते हैं। तो 10% ऐसे ज़रूर हैं जिनको रिकमेंड कर दिया जाता है। तो क्या आप उसमें से एक तो नहीं है कि आपको गोडे रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, लेकिन फिर भी सर्जन ने बोला कि नहीं जी आओ और कर लो, और हमें कर देते हैं। तो आप ज़रूर किसी और से सलाह लें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें, किसी और सर्जन से सलाह लें कि हाँ जी क्या वाकई में मुझे ये करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो आप ना करें, उसको डिले करें, क्योंकि इमरजेंसी सर्जरी नहीं है कि आप करवाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आपको 2-3 महीने की मेहनत होती है जिसको करना होता है। ये 2 दिन, 3 दिन या 2 हफ्ते का काम बिल्कुल ही नहीं है, जैसे कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये 2 हफ्ते के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बिल्कुल गलत है,
क्योंकि हड्डियों में कुछ चीज़ को चिपकाया जाता है और वो आपके बॉडी को शिफ्ट करना होता है, उसमें तो 2-3 महीने, 4 महीने, कुछ लोगों में 6 महीने तक का ये प्रोसेस है। डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी कैसी है, कितनी एडवांस है, कितनी आपकी इंजरी हुई है उस समय में, और आपका पोस्ट फिजियोथेरेपी कितना अच्छा है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट कितना अच्छा है जो आपके साथ में काम कर रहा है। क्या उसने कभी पेशेंट देखे हैं आपके जैसे, या वो फर्स्ट टाइम आपको देख रहा है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप अपना फिजियोथेरेपी अच्छा चूज़ करें जो आपके लिए ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि फिजियोथेरेपी जब आप लेते हैं तो एक उसका एक कैलकुलेशन है कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ। एक ही तरह का फिजियोथेरेपी आप 15 दिन, 20 दिन, महीने नहीं कर सकते, क्योंकि फिजियोथेरेपी में कुछ मसल पावर बढ़ती है, मूवमेंट बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इस पर ध्यान दिया जाता है। और हर तीसरे दिन, चौथे दिन अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिल करके इसमें क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, सिर्फ बात ना करें, कहीं लिखें। या डॉक्टर को फिजियोथेरेपी का काम ही होता है रिव्यू करना, ट्रीटमेंट देने के बाद हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कहीं पर लिखता है वो कि हाँ इसमें इतनी मूवमेंट आ गई है, इसमें इतनी पावर बढ़ गई है, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इनका पेन इतना कम हो गया है। क्योंकि नी सर्जरी का सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिकेशन है ना, वो है बहुत ही सीवियर पेन होना, रात में पेन होना जिसके कारण से नींद खराब हो रही है, सही टाइम पर नहीं उठना, सही टाइम पर नहीं बैठ पाते हैं आप उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि मेरे गोड्डे बहुत दुख रहे हैं तो मैं उठूँ कि नहीं, अगर खड़े हो गए तो मैं बैठूँ कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान देते हैं कि आपका पेन कितना कम हो रहा है फिजियोथेरेपी करते हुए भी, क्योंकि रिप्लेसमेंट के बाद तो आपका पेन कम हो ही जाएगा, क्योंकि उसी के लिए सर्जरी हम करवा रहे हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ खास प्रोटोकॉल हैं जो फॉलो करने चाहिए और सबको फॉलो करने चाहिए। जिनको पेन करने के बाद भी ना हो, जैसे सर्जरी करवाया और पेन खत्म हो गए 5 दिन में, छठे दिन में, क्योंकि उसमें तो हाई डोज में पेन किलर चलते हैं, तो उसमें उसके कारण से पेन नहीं रहती। ये बिल्कुल ना सोचें कि ये बाद में पेन नहीं आएगी, बाद में भी पेन आ सकती है, कुछ न कुछ बियर एंड टीयर कट होते हैं। तो 6 to 12 वीक का फिजियोथेरेपी जरूर ऑप्ट करें, वो आपके सर्जन के द्वारा फैसिलिटेट किया जाएगा और सर्जन के द्वारा आपको बताया भी जाएगा, उनके तरफ से दिया भी जाएगा। अगर वो नहीं बताते हैं, नहीं देते हैं, तो आप खुद ही किसी फिजियोथेरेपिस्ट को बुला करके जो TKR के केसेस को देखता है या जिसके पास में एक्सपीरियंस है इस तरह की, ज़रूर पूछ लें कि आपने केसेस देखे हैं पहले या ना देखे। नहीं देखा है तो उनसे बिल्कुल ना करवाएं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम करेगा तो कुछ ना कुछ आपके साथ में गलतियाँ हो सकती हैं। तो उससे पहले उनके पास में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो उसको सीख लें या कर लें। तो आप अपग्रेडेड मूवमेंट में करें कि आपकी बेंडिंग कितनी हो रही है। बस शुरू के दिनों में स्टिचेस लगे होते हैं, जो पिन होते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बेंडिंग ना करें, बेंडिंग लिमिट में करें। शुरू के 4-5 डेज मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज होती है, जिसमें आप बेंडिंग तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि बेंडिंग करेंगे तो बेंडिंग अगर कर लेंगे आप बेंडिंग, तो आपका जो स्टिचेस है वो वहाँ से निकल सकता है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, आपका वो ड्रेसिंग ख़राब हो जाएगा, फिर आपका डॉक्टर जो है उसको वही काम को बार बार करना पड़ेगा। तो ऐसे भी डॉक्टर 5-6 दिन के बाद ही आपको डिस्चार्ज करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तब तक आपके 2 जो स्टिचेस होते हैं, 2 आपके कट होते हैं, जो राइट और लेफ्ट चला जाता है, वो बीच में आ जाता है और वो एक तरह से चिपक जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपना विशेष ख्याल रखें, क्योंकि उनकी हीलिंग प्रोसेस काफ़ी कम होती है, काफ़ी स्लो होती है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को डिले करें। उनका ऐसे भी स्टिचेस नॉर्मली 10 to 15 डेज के बाद ही कटते हैं, क्योंकि उनकी हीलिंग प्रोसेस कम होती है, उसमें डॉक्टर कम रिस्क लेते हैं, इम्यून सिस्टम भी उनका कमज़ोर होता है, तो इस तरह से उनका ख्याल रखना चाहिए। फिजियोथेरेपी जब स्टार्ट करें तो बेंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके डॉक्टर ने कितना आपको बोला है कितने तक बेंड कर लेना चाहिए। कॉमनली 120 से लेकर 140 तक तो नी बेंडिंग होनी ही चाहिए, तभी आप किसी भी जगह पर आराम से बैठ पाएंगे और उठ पाएंगे, और आपकी पावर भी बेहतर हो जाएगी। पटेला जो है, चपनी है, इसका मूवमेंट कितना है ये बहुत ज़रूरी है। उसके ग्लाइड्स होते हैं जो देने पड़ते हैं, और जैसे जैसे पटेला आपका फ्री होगा उस तरह से आपकी मूवमेंट बढ़ती जाएगी, नी बेंडिंग होती जाएगी। इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है इसमें कि कभी कभार आपका लेग जो है, जो सर्जरी का लेग है, वो मुड़ा हुआ रह जाता है, वो सीधा नहीं होता। इसमें काफ़ी लोग परेशान होते हैं, तो जिन जिन लोगों को ऐसे तकलीफ़ है उनको अपनी बातें शेयर ज़रूर करनी चाहिए कि क्यों बेंड रह गया। सर्जन की तरफ से तो कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा ही करके आपको भेजते हैं। तो इसमें एक ना नी इमोबलाइज़र होता है जो आपके पैर में लग जाती है, उसको ज़रूर लगाएं। 4 से 6 घंटे एवरी डे लगाएं। और ये रिकमेंड भी करते हैं जिनकी इस तरह की टेंडेंसी होती है कि बेंड हो रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके भी कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रेच करेंगे 1 से 2 बार और आपका 24 घंटे में वो हमेशा बेंड ही रहता है। आप कोई पिलो ले लेते हैं या सोते समय आप अपना जो घुटना है बेंड करके ही सोते हैं, तो इस तरह से बेंडिंग आ जाती है।
वो सीधा नहीं हो पाता, फिर आपको चलने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं क्योंकि आप सीधा नहीं चल पाते, आपका नी जॉइंट लॉक नहीं होता। सर्जरी किस तरह से होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्जरी जब होती है तो उसमें सारे स्ट्रक्चर नहीं काटे जाते, लिगामेंट, टेंडन और आपके मसल्स जो हैं वो इंटैक्ट होते हैं। ख़ास तरह के इम्प्लांट डाले जाते हैं जो आपके ख़राब हड्डियों के ऊपर में चिपका दिया जाता है। बाकी सारी चीज़ें इंटैक्ट होती है। बहुत ही एडवांस अलग अलग तरह की सर्जरी के इसमें प्रोसेसेस होते हैं जो यूज होते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि रिव्यू आप जब करते हैं, जब लेने जाते हैं तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाएं कि मेरी बेंडिंग कितनी है और क्या ये कम तो नहीं हो रही। अगर कम हो रही है तो उसका ख्याल रखें, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो कम होता जाएगा, कुछ लोगों का 110 डिग्री में, जो मेरे ओपीडी में आते हैं उनका 110 डिग्री आ जाता है, तो फिर उससे आप बेंडिंग, आपकी उठने बैठने की क्षमता कम हो जाती है। आप बड़े मुश्किल से उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं, अपने गाड़ी में अंदर आना जाना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो इसका ख्याल रखें कि आपकी बेंडिंग 120 और 130 डिग्री से अंदर ही चला जाए। बड़ा मुश्किल है ये उनके केस में जिनका सर्जरी से पहले काफ़ी लेग स्टिफ था, सूजन में थी और उनका मूवमेंट कम हो गया था या नहीं के बराबर था। तो इस पर भी ख्याल रखेंगे। और जब भी आपको दिक्कत हो इसके रिगार्डिंग में तो सबसे पहले अपने ऑर्थोपेडिशियन से मिलें, उसके बाद अपने फिजियोथेरेपी से ज़रूर मिलें, क्योंकि ऑर्थोपेडिशियन तो आपको एक रास्ता दिखा देगा। जो बेंडिंग का काम है, जो उसमें मसल पावर लाने का काम है, ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। कभी कभार वो आपको खुद सजेस्ट कर देते हैं कि आप इस तरह के एक्सरसाइज करें, तो उसको भी ज़रूर करें। अगर आपसे लगता है कि मेरे से बेनिफिट नहीं मिल रहा है इसमें, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाएं। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और इसके बारे में आपको उससे ध्यान से देखना चाहिए, सुनना चाहिए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मेरा इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको सर्कुलेट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।